आपको इस पार्ट में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये लेसन फर्स्ट का वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको संख्याओं के बारे में बताया था। यहाँ आपको वास्तविक रूप से लेसन 1 की शुरुआत है। आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कोई नई चीज नहीं है, इसे आप पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे आप ये पहले से जानते हैं, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य वो संख्या होती है जिसमें हम किसी संख्या से भाग देते हैं। जैसे a में हम b से भाग दें और भागफल हो जाए q और शेषफल बचे r, तो हम a को क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, यानी भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, जहां शेषफल r बराबर होगा या बड़ा होगा जीरो से, r जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, और ये छोटा होगा या बराबर होगा b से। b से हमेशा छोटा होगा, कभी भी उसके बराबर नहीं होगा, b से हमेशा छोटा ही होगा। जैसे मान लीजिए यदि हम 3 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज को। मान लीजिए किसी संख्या में हम 3 से भाग देते हैं, 3 से हम 1 में भाग दें या 0 में भाग दें, तो कितनी बार जाता है भागफल? क्या होगा? 3 शून्य 0, यहां भी आएगा 0, 0 में से 0 निकलेगा, बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। तो आपका भाजक 0 है, भाजक 3 है, भाज्य 0 है और भागफल भी 0 है, शेषफल भी 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 0 इज इक्वल टू b इंटू क्यू, यानी 3 इंटू 0 और प्लस 0। मतलब 3 से अगर 0 में भाग देते हैं तो भागफल भी 0 होता है और शेषफल भी 0 होता है। अगली चीज बहुत ध्यान से इसे देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे 3 से हम भाग दें अगर 1 में, तो 0 में हमने भाग दिया था, 3 से 0 में भाग दिया था, तो भागफल और शेषफल ध्यान में रखेंगे। 1 में भाग देंगे तो क्या होगा? 3 शून्य 0, क्योंकि 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो एक बार नहीं ले जा सकते हैं। 3 भागफल होगा 0 और यहां भी आएगा 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी मतलब अगर 1 में भाग देते हैं तो भागफल 0 और शेषफल 1। 3 से 0 में भाग दिए, भाग करने पर शेषफल और भागफल, ध्यान देंगे आप, भागफल को ज्यादा कुछ नहीं ध्यान देना है, शेषफल को ध्यान देना है। 3 से 0 में भाग दिए हैं तो शेषफल आया 0, भागफल आया 0। 1 में भाग दिए, यहाँ लिख रहे हैं 1 में भाग दिए तो शेषफल आया 1, भागफल आया 0। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम 2 में भाग देते हैं, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 2 में भाग देंगे तो क्या होगा? 3 शून्य 0, यहाँ भी आएगा 0 और ये आएगा 2, यानी अगर 2 में भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है, 2 में भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है, भागफल 0 आता है। इसी तरह से अगर 3 में भाग दें तो 3 एकम 3, यहाँ भी आया 3 और फिर यहाँ क्या आया? 0, यानी शेषफल आपका आया 0, भागफल आया आपका 1। अगला अंक है 4, 4 में भाग देंगे तो 3 एकम 3, यहाँ आया 3, यहाँ बचा 1, यानी अगर हम 4 में भाग देते हैं तो शेषफल ये 2, यहाँ 3 हो गया था, फिर यहाँ 4, तो शेषफल 1 बचेगा और भागफल भी होगा 1। इसी तरह से 5 में भाग देते हैं, अब ऐसे लिख ले रहे हैं, 5 में भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है, भागफल कितना होता है? 1। 6 में भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 0, भागफल कितना होता है? 2। 7 में भाग देंगे तो क्या होगा? 3 से, ध्यान रखेंगे,
3 से 7 में भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल नोट कर रहे हैं और यहाँ पर भागफल नोट कर रहे हैं। भागफल को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, शेषफल को 7 में भाग देते हैं तो क्या होता है, शेषफल आपका कितना बचता है, 1 बचता है। 3 दूना 6, 1 बच जाएगा। कितनी, भागफल कितना होगा, 2। 8 में भाग देते हैं तो 3 दूना 6, 2 बच जाएगा, भागफल 2 होगा। 9 में भाग देंगे, 3 3 का 9, शेषफल 0 आएगा और ये भाग जाएगा 3। आप एक चीज ध्यान देंगे, अगर 3 से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 3 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो किसी भी संख्या में मतलब 1 से या 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 मतलब अनंत तक की संख्याओं में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो हमें शेषफल देखने की जरूरत है। शेषफल या तो 0 बचता है या फिर 1 बचता है या फिर 2 बचता है। 0 1 2 0 1 2 0 1 2, शेषफल हमेशा 0 या फिर 1 या फिर 2 बचता है। यानी 3 से किसी भी संख्या में भाग देने पर शेषफल या तो 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा और या फिर 2 बचेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी संख्या में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो शेषफल या तो 0 या फिर 1 या फिर 2 बचेगा। अब ध्यान देंगे, यहाँ क्या है, शेषफल यानी r, शेषफल को हम r से व्यक्त किए हैं। शेषफल का मान भाजक, भाजक आपका कौन है, 3 है, भाजक आपका 3 है और भाज्य आपका 0 से लेकर के आगे तक की बहुत सारी संख्या है। तो आपका जो शेष बच रहा है, शेषफल, ये 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा है, लेकिन भाज्य यानी 3 से छोटा है, 0 1 2। अब देखिए अगली चीज, यही चीज है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी चीज को हम इस तरह से लिखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है, मान लीजिए कोई संख्या a है, उसमें हम b से भाग दे रहे हैं, भागफल आपका q हो रहा है, भागफल q बार जा रहा है, शेषफल r बच रहा है। तो इसी चीज को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार कैसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा है या फिर बराबर है, छोटा है भाजक से यानी b से, शेषफल हमेशा b से छोटा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। b से छोटा मतलब भाजक को ध्यान में रखिए। ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, उनके लिए हम बता देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम आगे कैसे करते हैं उसे देखेंगे, लेकिन यहाँ उससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। लासा, जिसे हम कुल कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक। दूसरा है मासा यानी कि महत्तम समावर्तक, लासा और मासा। लासा क्या है यानी लघुत्तम समावर्तक क्या है, दी गई, ध्यान से सुनेंगे, दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, ये होती है लासा, सबसे छोटी संख्या। दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या को हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। मासा क्या है, दी गई संख्याओं को, ध्यान से सुनेंगे, कभी नहीं भूलेगा, दी गई संख्याओं को विभाजित करने वाली, ध्यान देंगे, दी गई संख्याओं को विभाजित करने वाली, यहाँ क्या है, दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या लासा होती है, और दी गई संख्याओं को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या
दी गई संख्याओं को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? उन संख्याओं का मासा। और दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है? उनका लासा। लासा और मासा याद करना आपको पहले से पता होगा, लेकिन यहाँ हम लासा नहीं बल्कि मासा याद करेंगे, और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। चौंकिए मत, इस विधि का प्रयोग आप पहले से करते आ रहे हैं, इस विधि का प्रयोग आप पहले से करते आ रहे हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए हम एलसीएम ज्ञात करते हैं किसका? 25 और 45 का। एलसीएम नहीं एचसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे आप मासा कहते हैं। हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं 25 और 45 का। आज तक जो जैसे आप ज्ञात करते आए हैं वैसे ही हम ज्ञात करेंगे। आप जाने अनजाने में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करते आ रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कैसे निकालते हैं? हम 25 से भाग देते हैं किसमें? 45 में। छोटी संख्या से भाग देते हैं किसमें? बड़ी संख्या में। 25 से 45 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 25 एक 25, यहाँ भी आ जाएगा 25, और यहाँ बचेगा 0, और यहाँ बचेगा 2, 20 बचा शेष। अगली बार हम क्या करते हैं, इस शेषफल से पहले वाले भाजक में भाग देते हैं, पहले वाले भाजक में भाग देते हैं, 25 में भाग देते हैं। ऐसे ही करते हैं, 20 से 25 में भाग देंगे, 20 एक कम 20, बचा कितना? 5। अब जो शेष आया है फिर इससे हम भाग देते हैं पहले, इसके पहले वाले भाजक में 20 से, 5 चौके 20। जब शेषफल 0 हो जाता है, ध्यान रखिएगा, जब शेषफल 0 हो जाता है, शेषफल कुछ नहीं बचता है, तब जो भाजक प्राप्त होता है वही दी गई संख्याओं का मासा होता है, यानी 5 दी गई संख्याओं का मासा है। ध्यान देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं? मान लीजिए कोई संख्या a है, उसमें a में b से भाग दे रहे हैं, भागफल q आ रहा है और शेषफल आ रहा है। मान लीजिए, या ऐसे समझिए, एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है। a b का हमें मासा ज्ञात करना है, जहां b छोटा है और a बड़ा है। b छोटा है और a बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, b से a में भाग देंगे, b से a में। कितनी बार जाएगा? मान लीजिए q बार जाता है, यहां कुछ आता है, bq आता है, शेषफल क्या बचा? मान लीजिए r1 बचा। क्या बचा? r1। यदि हो सकता है r1 0 हो जाए, हो सकता है r1 यहाँ 0 हो जाए। अगर 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया, तो b a b का मासा b होगा, a b का मासा b होगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो अगले चरण में क्या करते हैं, r1 से भाग देते हैं b में। मान लीजिए q1 बार जाता है, और अगर q1 बार जाता है तो यहाँ हो जाएगा r1 q1, और मान लीजिए यहाँ शेषफल क्या बच जाता है? 0। यदि यहाँ शेषफल 0 बच जाता है, तो जब शेषफल 0 होगा तो वहां जो भाजक मिलेगा वही भाजक दी गई संख्याओं का मासा होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ आपने कैसे किया है, ध्यान दीजिए। इसे अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखते हैं तो 45 बराबर क्या लिखेंगे? 45 बराबर, ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? भाजक। ये क्या है? शेष, सॉरी, भागफल। और ये क्या है? ये शेषफल है, ये शेषफल है। अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखते हैं तो 45 बराबर क्या होगा? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी 25 गुणे 1 प्लस 20, 25 गुणे 1 प्लस 20। अगली बार हमने 20 से किसमें भाग दिया? 25 में। यहाँ जो बड़ा वाला भाजक मिला है, बड़ा वाला भाजक मिला है 25। अब इस स्टेप के लिए हम इसको लिखते हैं, तो 25 बराबर क्या हो गया? 25 बराबर हो गया 20 गुणे 1 प्लस 5। 20 गुणे 1 प्लस 5, शेष क्या बचा है? 5। अगले स्टेप में बड़ा वाला भाजक क्या है? 20, तो 20 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ? भाज्य, भाजक, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, शेषफल 0 बचा है।
तो यहाँ 20 बराबर क्या है, 20 बराबर है 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 प्लस शेषफल क्या है 0। जब शेषफल 0 हो जाए तो बड़ा वाला जो भाजक है वही क्या है, दी गई संख्याओं का मासा, यानी 25 और 45 का मासा कितना है, मासा कितना है 5। 25 और 45 का मासा कितना है 5। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और अब किस तरह से हल करते हैं। आप इस तरह से हल करके, अगर आपको कोई कठिनाई है तो एक दो बार इस तरह से हल करके इस तरह से लिख लेंगे तो ज्यादा आसान होगा। जैसे मान लीजिए हम याद करते हैं 35 और 63 का मासा जिसे आप HCF कहते हो, तो क्या करते हैं 35 से भाग देते हैं किसमें 63 में, ऐसे ही तो करते हैं 35 से भाग देते हैं 63 में। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है तो आप लिखोगे 63 बराबर कितनी बार जाएगा, 35 दूना 70 ज्यादा हो जाता है, कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, 35 गुणे 1, 35 से कम 35, शेष कितना बचता है 63 में से 35 घटा लो 8 और यहाँ बचा 5, 28, कितना बचा 28। फिर हमें क्या करना है 28 शेषफल है, ध्यान रखना है 28 क्या है शेषफल है, तो अब की बार जो भाज्य मिलेगा वो क्या मिलेगा 35, यानी 35 बराबर शेषफल से हमें भाग देना है इसमें, तो कितनी बार जाएगा 28 गुणे 1, शेष कितना बचेगा 28 गुणे 1, शेष कितना बचेगा 35 में से 28 घटा लो, 35 में से 28 घटा लो कितना बचेगा 15 में से 8 गया 7, 7 बचा प्लस 7। अब शेषफल क्या है 7, 7 से भाग देना है किसमें 28 में, यानी 28 बराबर आपका होगा 7 गुणे 4, 7 चौक 28 प्लस शेष क्या बचा 0, 7 चौक 28। बड़ा वाला भाजक कितना है 7, यहाँ भाजक जब शेषफल 0 आया तो भाजक क्या है 7, तो 35 और 63 का मासा कितना हो गया, मासा हो गया 7। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब आपका शेषफल 0 होगा वहां जो भाजक मिलेगा वही क्या है उसका मासा है। याद रखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग आप पहले से करते आ रहे हैं, आप इस तरह से नहीं लिखते हैं बल्कि उसको इस तरह से लिखते हैं, 35 से भाग देते हैं 63 में, भाग देने की प्रक्रिया सारी प्रक्रिया आप इस तरह से नहीं लिख करके इस तरह से लिखते हैं। 35 एकदम 35, ध्यान दीजिएगा ये क्या है आपका भाज्य, ये क्या है भाजक और ये क्या है भागफल, ये क्या है शेषफल। 63 में से 35 घटाया कितना बचा 28। अगली प्रक्रिया 28 से भाग देते हैं किसमें पहले वाले भाजक में, वही चीज 28 से भाग देते हैं किसमें पहले वाले भाजक में। अब ये भाज्य बन गया 35, क्या बन गया 35, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना जाएगा 28 से 28, शेष कितना बचा 7। फिर वही वाली प्रक्रिया 7 से भाग देते हैं किसमें 28 में, फिर वही चीज 7 बचा शेष, ये भाज्य बनेगा, ये भाजक बनेगा, ये भाज्य बनेगा, तो भाज्य बराबर भाजक अब गुणे भागफल, भागफल कितना जाता है 7 चौक 28, 4 बार जाता है 28, शेष कितना बच गया 0। जब शेष 0 बच गया तभी तो मासा मिलता है, वही चीज यहाँ भी है, जब शेष 0 मिल गया तो इसका जो भाजक है वही मासा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम किसी भी संख्या का, किन्हीं दो संख्याओं का मासा निकाल सकते हैं, मासा ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए आप 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी आपके बुक्स में दिए गए होंगे आप उनको हल करेंगे एनसीईआरटी पैटर्न के। एक या दो क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के पहले आरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला है क्वेश्चन 135 और दूसरा उसी में है 225। 135 और 225 का हमें मासा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। कैसे करेंगे, छोटी संख्या या बड़ी संख्या,
छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। चलो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके डायरेक्ट करते हैं। अब उस नियम का प्रयोग नहीं, भाग वाले नियम। ये आपका क्या बनेगा, भाजक बनेगा। ये आपका क्या बनेगा, भाज्य बनेगा। दिमाग में रखिए, भाजक भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, आप ऐसे लिख लो पहले, भाज्य बराबर भाजक, कहीं अलग लिख लो, भाज्य बराबर भाजक, ध्यान रखेंगे भाजक है, गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आपका भाज्य बराबर यानी 225 बराबर 135 से 225 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 135 गुना 270, ज्यादा हो जाएगा तो एक ही बार जाएगा। 135 गुणे 1 प्लस शेष कितना बचा, 225 में से 135 घटा लीजिए, 225 माइनस 135, 0 बचा। 12 में से 3 गया 9, 9 3 12, 109। नब्बे बचेगा, केवल 90 बचेगा, प्लस 90, 190 नहीं 90 बचेगा। 225 इक्वल 135 गुणे 1 प्लस 90, शेष क्या बचा, 90। शेषफल से इसमें भाग देना है, तो ये क्या बना, ये भाजक बना और ये क्या बना, भाज्य। तो भाज्य 135 बराबर 90 गुणे कितनी बार, 90 दूना 180 हो जाता है, एक बार जाएगा, प्लस शेष कितना बचा, 135 में से 90 घटा लीजिए, 5 5 बचेगा, 13 9, 13 में से 9 घटेगा, 9 4 13 4, 45 हो गया। शेषफल कितना हो गया, 45। 45 से भाग देंगे किसमें, 90 में। ध्यान देना, इसको ये वाली संख्या लेनी है और ये वाली संख्या लेनी है, इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। 90 बराबर ये 45 गुणे कितनी बार, 45 दूना 90, अब शेष कितना आ गया, पूरा कट गया ना, 45 दूना 90 पूरा 0 आ गया। अब क्या है, 45 दूना 90, जो बड़ा वाला भाजक मिला, जब शेषफल 0 आया तब जो भाजक है वही क्या हो गया, मासा। 135 तथा 225 का मासा कितना आ गया, 45। तो क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस नोट कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन था 135 और 225 का मासा। यहाँ दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन हम नोट कर दे रहे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है। 196 38 220, 196 तथा 38 220 का मासा ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन है उसी में 867 255, 867 255 इनका मासा एक हो गया है। दो क्वेश्चंस आपको हल करने हैं, इनका मासा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, जैसे आप पहले करते थे वैसे ही है, लिखने का तरीका बस केवल अलग है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अभी आपको हमने बताया 3 से अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल या तो शून्य बचता है या फिर 1 बचता है या फिर 2 बचता है। कभी भी 3 या 3 से बड़ी कोई संख्या शेष नहीं बचती है। तो अगर हम उसको यूक्लिड, अगर मान लीजिए कोई संख्या a है, उसमें हम 3 से भाग दे रहे हैं, 3 से भागफल आपका q हो रहा है और शेषफल r हो रहा है, तो r का मान क्या हो सकता है, 0 या फिर 1 या फिर 2। r का मान क्या हो सकता है, 0 या फिर 1 या फिर 2। तो ये क्या है, ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है और ये आपका भागफल है। तो हम a को कैसे लिख सकते हैं, a बराबर, a कोई संख्या है, कोई संख्या, a बराबर क्या लिखा जा सकता है, भाजक गुणे भागफल यानी 3q प्लस शेषफल r। अब अगर हम q का मान कुछ भी हो सकता है, a और q ये पूर्णांक है, r का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब 3 से कम ही, 0 1 या 2, 0 या फिर 1 या फिर 2। तो अगर हम इस समीकरण में r के मान को पुटअप करें तो a को लिखा जा सकता है 3q प्लस 0, अर्थात केवल 3q लिखा जा सकता है।
या फिर a को दूसरी तरह से लिखा जा सकता है 3q + 1। अगर शेषफल 1 बचता है तो a क्या होगा 3q + 1 होगा, अर्थात a को लिखा जा सकता है 3q + 1। या फिर a को ही दूसरी तरह से लिख सकते हैं 3q + 2, जब r का मान 2 है, यानी लिखा जा सकता है 3q + 2। यानी किसी भी संख्या को अगर 3 से भाग देते हैं तो यानी किसी भी संख्या को 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या को 3q या फिर 3q + 1 या फिर 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। a कोई संख्या है, q कोई पूर्णांक है, और हम 3 से अगर भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 या फिर 1 या फिर 2 बचेगा। अगर शेषफल 0 बचता है तो a का मान होगा 3q, अगर 1 बचता है तो a का मान होगा 3q + 1, अगर 2 बचता है तो a का मान होगा 3q + 2। यानी किसी भी संख्या को 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अगली चीज, अगर मान लीजिए हम इसी में 4 से भाग देते हैं, भाजक आपका 4 हो जाता है, तो क्या होगा, तो शेषफल r का मान 0, 1, 2 या फिर 3 होगा। 0, 1, 2 या फिर 3 होगा। तब a को क्या लिखा जा सकता है, या फिर 4q लिखा जा सकता है, या फिर a को लिखा जा सकता है 4q + 1, या फिर a को लिखा जा सकता है 4q + 2, या फिर a को लिखा जा सकता है 4q + 3। 4q + 3। अब आपका क्वेश्चन बदल सकता है, ऐसे भी कह सकता है कि क्या किसी विषम संख्या को 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। सम विषम संख्या मैंने क्यों बताई थी, इसीलिए क्या किसी विषम संख्या को 4q + 1 या फिर 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। किसी संख्या को सिद्ध कीजिए, किसी विषम संख्या को, किसी विषम पूर्णांक को या किसी विषम संख्या को 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। सिद्ध कीजिए किसी विषम संख्या को 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे माना कोई संख्या a है, उसमें 4 से भाग देने पर माना भागफल q होता है और शेषफल r आता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार r का मान या फिर 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 और या फिर 3 होगा। यदि r का मान, अब यहाँ लिखेंगे, यदि r = 0 तो a = 4q, यदि r = 1 तो a = 4q + 1, यदि r = 2 तो a = 4q + 2, और यदि r = 3 तो a = 4q + 3। यानी किसी संख्या को इतने टाइप से लिखा जा सकता है, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3। अब इनमें से आप देखेंगे 4q सम है, सम संख्या है, 4q + 1 विषम संख्या है, 4q + 2 सम है, 4q अभी बता रहे कैसे है, 4q + 3 ये क्या है, विषम है। सम विषम, सम क्या होती है, जो 2 से पूरी कट जाए यानी विभाजित हो जाए। विषम क्या होती है, जो 2 से पूरी विभाजित ना हो। तो 4q क्या है, 4 × q है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × q। अब ये 2 से अगर भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा ना, 2q आ जाएगा। अगली चीज 4q + 2 को हमने कहा ये सम है, इसको लिखेंगे 4q + 2। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेकर के लिखेंगे तो क्या होगा, 2q + 1। अगर 2 से भाग देते हैं तो पूरा कट जाएगा, 2q + 1 बार जाएगा। तो इसमें से सम संख्याएं कौन सी हैं, 4q और 4q + 2। विषम संख्याएं कौन सी हैं, 4q + 1 और 4q + 3। आप लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि, केवल इतना ही लिखेंगे और इसके नीचे लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि 4q तथा 4q + 2 सम संख्याएं तथा 4q + 1 तथा 4q + 2 तथा नहीं और
4q+3, 4q+1 और 4q+3 विषम संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। अतः किसी भी विषम संख्या को 4q+1 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर आप थोड़ा और फास्ट पढ़ेंगे। आज आधे घंटे का वीडियो हो गया है, पर्याप्त लंबा हो गया, लेकिन आप इसको रिपीट करेंगे, दोबारा से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम देंगे आप खुद को, 1 या 2 घंटे पर डे। आगे से आपका फिजिक्स का भी वीडियो आने वाला है, पहले लेसन प्रकाश का, तो आप उसे भी देखेंगे।